नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे और बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। मुंबई ड्रग्स केस मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी आज एक बार फिर से पूछताछ करेगी। सुबह 11 बजे अनन्या को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को हिरासत को कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े में नई जंग छिड़ गई है। नवाब मलिक ने वानखेड़े को तोता कहा तो वानखेड़े ने कानूनी कार्रवाई की बात कही। श्रीनगर के चानापुरा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकियों की तलाश में सेना का ऑपरेशन जारी। पुंछ में आज 13वें दिन भी लगातार मुठभेड़ जारी है। सेना का सावलकोट इलाके में जंगलों से एक आईडी बरामद हुआ। 12 दिनों से चल रहा है सेना के इस ऑपरेशन ऑल आउट में अब तक कई आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सेक्युलरिज्म पर बात न करें। रावत ने कहा था कि अमरिंदर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो वो सेक्युलर नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी का अजीबोगरीब बयान। कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। देश की 95% जनता पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करती। गाजीपुर बॉर्डर बंद करने को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा कि बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बंद किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर संवेदना प्रकट करने के लिए जाने के कारण हुई कार्रवाई। आज से पूरे महाराष्ट्र में सिनेमा घर, रेस्टोरेंट और दुकानों को खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। अम्यूजमेंट पार्क पर भी वाटर राइड छोड़ करके बाकी सब कुछ चलाने को लेकर के अनुमति दे दी गई। राजस्थान के नागौर में एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है। आरोपियों ने महिला को 6 घंटे तक बंधक बनाकर गैंग रेप किया। वारदात के बाद से महिला के सिर के बाल भी काट दिए। जैसलमेर में एक दलित की पिटाई हुई, अस्पताल में किया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल में 30 अक्टूबर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने इन 4 सीटों पर पहले 80 केंद्रीय बल की कंपनी तैनात की थी, जिन्हें बढ़ा करके अब 92 कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर को हुई लखबीर सिंह की हत्या के बाद उसे बैरिकेड पर लटकाने में इस्तेमाल की गई रस्सी को बरामद कर लिया गया है। ये रस्सी रिमांड पर चल रहे 4 निहंगों की निशानदेही पर बरामद की गई। पंजाब के बठिंडा में 2 युवकों को गोली मार दी गई। वारदात में एक युवक की मौत हुई। सीने में गोली लगने से हुई मौत। घायल युवक की हालत गंभीर। टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाली बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अभी उसी ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने भारत पाकिस्तान T20 मैच देखने के लिए ली छुट्टी। शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने ये मैच देखने के लिए 2 दिन की छुट्टी ली है और वो स्टेडियम में मुकाबला देखेंगे। पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर 500 करोड़ रुपए की मदद देगी। पाकिस्तान ने कहा है कि वो तालिबानी हुकूमत की बुनियादी जरूरत पूरी करेगी। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रही गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत और चीन एक दौर की बातचीत के लिए सहमत हो गया है। हालांकि 14वें दौर की बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन भारत की कोशिश एजेंडे को वहीं से शुरू करना है जहां पर 10 अक्टूबर को 13वें दौर की बातचीत में रह गई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। ट्रूथ सोशल नाम का ये प्लेटफॉर्म अगले साल की शुरुआत में आएगा। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। अनन्या पांडे की आज भी एनसीबी के सामने पेशी होगी और सुबह 11 बजे का ये वक्त रखा गया है जिसमें अनन्या को पेश होना होगा और कल भी
एनसीबी ने अनन्या पांडे से 2 घंटे तक पूछताछ की थी, सवाल जवाब किए थे। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी अनन्या पांडे से सवाल कर रही है और इसी सिलसिले में आज भी अनन्या पांडे को एक बार फिर से बुलाया गया है। कल अनन्या पांडे का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया था एनसीबी ने। उसके बाद अनन्या पांडे को 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि वो 2 बजे पेश नहीं हुई, थोड़ी देर बाद वो जरूर पेश हुई। अपने पिता चंकी पांडे के साथ वो एनसीबी दफ्तर पहुंची। वहां पर 2 घंटे तक एनसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ, जोनल डायरेक्टर खुद समीर वानखेड़े अनन्या पांडे से पूछताछ करते हुए नजर आए। चंकी पांडे की बेटी एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी आज फिर सवाल जवाब करेगी। अनन्या को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। इससे पहले कल एनसीबी ने अनन्या से करीब 2 घंटे पूछताछ की थी। अनन्या पांडे से एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूछताछ की। समीर वानखेड़े के साथ जांच अधिकारी वीपी सिंह भी मौजूद रहे। पूछताछ के दौरान वहां एक फीमेल महिला ऑफिसर भी मौजूद थी। उधर ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिर जमानत नहीं मिल पाई। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। वहीं शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन से आर्थर रोड जेल में मुलाकात की। इस बीच एनसीबी की टीम शाहरुख के घर मन्नत भी पहुंची, जहां से टीम ने अभिनेता से आर्यन खान से जुड़े दस्तावेज मांगे। ये चौथी बार है जब आर्यन खान की जमानत खारिज हुई है। इन सब के बीच एनसीबी और एनसीपी में नई जंग छिड़ गई है। नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर हमला बोल रहे हैं। मलिक ने गुरुवार को वानखेड़े को चुनौती देते हुए कहा कि साल भर के भीतर उनकी नौकरी चली जाएगी। मलिक ने वानखेड़े को तोता तक कह डाला। वर्षभराच्या आज तुझी नौकरी जाहीर। मंत्री के बयान के जवाब में वानखेड़े ने कहा कि उन्हें साल भर के अंदर नौकरी से हटाने के लिए मंत्री जी को शुभकामनाएं। अगर उन्हें मुंबई से ड्रग्स हटाने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो मंजूर होगा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत करूंगा। कुल मिलाकर क्रूज ड्रग्स केस में जहां नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम सामने आ रहे हैं, इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब देखिए आपके राज्य की कुछ बड़ी खबरें। श्रीनगर के चनापोरा इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 1-2 आतंकी अभी भी इलाके में छिपे हुए हैं। सेना के ज्वाइंट फोर्सेस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। उधर पुंछ में सेना का ऑपरेशन 12वें दिन भी जारी रहा। सेना ने जंगल के इलाके से एक आईईडी बरामद किया। जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटक अब भी अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। पर्यटकों की खोज के लिए गुरुवार को सेना ने चंद्रा घाटी, बातल, छोटा दर्रा जगहों में हवाई सर्वेक्षण किया। जानकारी के मुताबिक बातल में अभी भी पर्यटकों समेत 80 लोग फंसे हैं। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं। इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। शासन प्रशासन की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में चीन बॉर्डर पर बन रही सेला सुरंग लगभग बनकर तैयार है। एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की आवाजाही अब काफी आसानी से होगी। तवांग होकर चीन सीमा की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। सेला सुरंग परियोजना में 2 सुरंग है। एक सुरंग 980 मीटर और दूसरी 1555 मीटर की है। पूरे साल तवांग देश के दूसरे हिस्सों से अब जुड़ा रहेगा। 700 करोड़ रुपए की लागत से 13,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की ये सुरंग है। सुरंग का निर्माण 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था, जिसमें पहला विस्फोट 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था।
कोरोना काल में प्रतिबंधों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद परियोजना निर्धारित समय में कंप्लीट हो रहा है। सुरंग तवांग में पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास में भी यह अहम भूमिका निभाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी एसपी के कोर वोट बैंक पर चोट करने का प्लान बना चुकी है। आज लखनऊ में बीजेपी यादवों का सम्मेलन कर रही है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी यूपी में पहली बार यादव सम्मेलन कर रही है। यूपी के 8% यादव मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक यूपी में 200 से ज्यादा छोटी और बड़ी जातियों को लेकर रैली होंगी। इन रैलियों में भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, रघुवर दास, रमेश टेनी के अलावा अलग अलग प्रदेशों के नेता भी शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा फोन टैपिंग मामले में आज दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश होंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में शर्मा को समन भेजकर हाजिर होने को कहा है। लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो तो केवल सोशल मीडिया पर मौजूद क्लिप को फॉरवर्ड किया था ताकि कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के साजिश का खुलासा हो सके। और बांग्लादेश में इन दिनों हिंदू और गैर मुस्लिमों पर हो रहे इलाकों की खबरें मीडिया में छाई हुई हैं और इन खबरों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई दावे भी किए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक दावा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की फोटो के साथ एक संदेश में भी किया जा रहा है। इस दावे को बेगम खालिदा जिया का बयान बता करके ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है वहां पर तो उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाना ही होगा। क्या है इस वायरल मैसेज की पूरी सच्चाई, हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में देखिए। बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की फोटो लगा एक पोस्टर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में बेगम खालिदा जिया की फोटो है और इस फोटो के ऊपर एक बयान लिखा गया है। इस बयान को बेगम खालिदा जिया का बयान बताते हुए लिखा जा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया ने कहा है कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लोगों के नरसंहार की निंदा करती हूँ, मगर बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, न कि धर्मनिरपेक्ष देश। यहाँ अब मुस्लिम ज्यादा संख्या में है। इस हालात में अगर हिंदुओं और बौद्ध धर्म को मानने वालों को यहाँ पर सुरक्षित रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूलना होगा या भारत वापस जाना होगा। इस तस्वीर और संदेश को 27x7.com नाम की वेबसाइट ने शेयर किया और लिखा कि दिस इज वाई CAA इन इंडिया, मतलब इसीलिए भारत में CAA लाने की जरूरत है। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि इस वायरल संदेश को कई वेबसाइट्स ने शेयर किया और सबने एक ही जैसा संदेश लिखकर इसको सोशल मीडिया पर फैलाया और कहा कि इसीलिए भारत में CAA जरूरी है। इसी को शेयर करते हुए एक और ट्रोलर ने लिखा कि पिछले साल 20 जुलाई को पढ़िए, इधर भारत में अल्पसंख्यक हिंदुओं के टैक्स के पैसों से मौज कर रहे हैं। हर देश में जब दंगे भड़कते हैं तब विपक्षी दल सरकार पर हमले करते हैं, लेकिन बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी की नेता और पूर्व पीएम कह रही है कि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध इस्लाम कबूल कर लें तब वो सुरक्षित रहेंगे। अब इस वायरल मैसेज की सच्चाई आपको बता देते हैं। इस वायरल संदेश पर जब ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक किया तो पाया कि ये पोस्ट धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से किया गया था और ये बिल्कुल फर्जी है। ऑल्ट न्यूज ने दावा किया कि ऐसा ही एक पोस्ट साल 2014 में भी वायरल किया गया था और सोशल मीडिया पर आज चल रहे इस तरह के कुछ पोस्ट करीब 10 साल पुराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब देखिए आपके काम की खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
ये बढ़ोतरी इसलिए भी खास है क्योंकि अभी इसी जुलाई में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए की दर 17% से बढ़कर 28% हो गई थी। ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों के हाथ में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। ये बढ़ोतरी भी पिछले आदेश के साथ साथ 1 जुलाई से ही लागू होगी। इस फैसले से केंद्र सरकार के 47,14,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 का पोर्टल विकसित करने के लिए निविदा जारी की है। ये पोर्टल एआई की मदद से आपकी योग्यता और रोजगार को मैच करेगा और शहर के युवाओं को रोजगार से जुड़ी सेवाओं को शुरू से लेकर अंत तक मुहैया कराएगा। उप मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग ने इस संबंध में 14 अक्टूबर को निविदा जारी की। उसमें कहा गया है कि रोजगार बाजार 2.0 कौशल परीक्षण, करियर गाइडेंस और कौशल के लिए साख विकसित करने आदि का साधन होगा और मोबाइल ऐप भी मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 2020 में रोजगार बाजार 1.0 का लॉन्च दिल्ली के बेरोजगार युवाओं और छोटे उद्यमों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ था। अगर आप देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के कस्टमर हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से करोड़ों पॉलिसी धारकों को एक SMS भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहकों को भेजे गए SMS में LIC ने कहा है कि PMLA के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान के लिए पैन कार्ड नंबर का होना जरूरी है। ऐसे में भुगतान की समस्याओं से निजात पाने के लिए पॉलिसी धारकों को तुरंत अपने पैन नंबर को LIC पॉलिसी के साथ जोड़ लेना चाहिए। मौजूदा समय में कई जरूरी डॉक्यूमेंट को पैन कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं अब LIC ने भी पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए कह दिया है। LIC का कहना है कि पैन कार्ड को पॉलिसी से लिंक करने के कई बड़े फायदे हैं। साथ ही पैन कार्ड को पॉलिसी से लिंक करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को रोड लिंक के जरिए जोड़ने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई अड्डे को एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब के बीच कनेक्टिविटी देने की कोशिश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कहना है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड ने इन परियोजनाओं के लिए योजनाएं तैयार की हैं, जो जल्द ही लागू हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इन 3 परियोजनाओं टाउनशिप, ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक हब को नोएडा एयरपोर्ट के जरिए न केवल देश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि दुनिया से भी जोड़ा जाएगा। और देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ आंकड़े को हमने छू लिया, लेकिन ये सफर बहुत ज्यादा आसान नहीं रहा। इस सफर की शुरुआत से लेकर के अब तक 100 करोड़ के डोज तक के इस पूरे सफर को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दुनिया भर में कोरोना का आतंक था। एक अदृश्य वायरस, एक अनजानी बीमारी लोगों को मौत की नींद सुला रही थी। सड़कें सुनसान थी, शहर के शहर वीरान थे। दुनिया मानो थम सी गई थी। कोरोना नाम की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। ऐसे में जब हम और आप अपने घरों में बंद थे, तब देश के वैज्ञानिक दिन रात इस बीमारी को हराने के लिए लगे हुए थे। इसके रोकथाम के लिए तरीका तलाश रहे थे। 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने नेशनल वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया। केंद्र ने CSIR और ICMR की सहभागिता से मिशन की शुरुआत की। टास्क फोर्स को काम दिया गया ड्रग टेस्टिंग और वैक्सीन डेवलपमेंट। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कमेटी ने 3 जनवरी को 2 कंपनियों को वैक्सीन ट्रायल की अनुमति दी। सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार कोविशील्ड और भारत की स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल से ठीक पहले आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। कोरोना पहले ही भयावह रूप लेता जा रहा था। ऐसे में जल्द से जल्द वैक्सीन को बड़े स्तर पर लगाने की जरूरत थी। देश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर सवाल उठाए जा रहे थे।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य साफ था, कोरोना का सफाया, और वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से हो सकता था। लिहाजा कोविड वैक्सीनेशन अभियान के लिए 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों, 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेटर और 3,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन टीम सदस्यों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी गई। वैक्सीनेशन अभियान में कोई चूक न हो, इसके लिए 3 ड्राई रन हुए। इनमें 8 जनवरी 2021 को सबसे बड़ा ड्राई रन हुआ, जिसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 615 जिलों के करीब 5,000 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान का अभ्यास हुआ। भारत ने 9 जनवरी 2021 को ऐलान किया कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। पहले दौर में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण का निर्णय हुआ, जो कोरोना वॉरियर्स बनकर पहले मोर्चे पर जंग लड़ रहे थे। इसके लिए कोविन वैक्सीनेशन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कोविन ऐप पर कोरोना वॉरियर्स के बाद नंबर आया फ्रंटलाइन वर्कर्स का। सरकार ने 1 फरवरी 2021 से ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण को मंजूरी दे दी। इनमें पुलिसकर्मी, सेना, आपात सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग और अन्य कर्मी शामिल थे। केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2021 को ऐलान किया कि 60 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारियों के शिकार 45 साल से ज्यादा आयु के लोग 1 मार्च से सरकारी या निजी केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीन लगवा सकेंगे। उस वक्त देश में सरकारी और निजी मिलाकर 30,000 वैक्सीनेशन सेंटर थे। केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि 1 मई 2021 से वैक्सीन का 50% कोटा वो खुद उपलब्ध कराएगी, बाकी 25% राज्य खुले बाजार से खरीद सकेंगे और इसी 25% में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकार की इस नीति की सुप्रीम कोर्ट ने तीखी आलोचना की। उसके बाद केंद्र सरकार नई टीकाकरण नीति को लेकर सामने आई, जिसमें केंद्र सरकार ने यह तय किया कि वैक्सीनेशन का पूरा खर्च वो उठाएगी। केंद्र ने तय किया कि 75% वैक्सीन वो खुद उपलब्ध कराएगी, बाकी के 25% वैक्सीन जो है वो निजी केंद्र खरीद सकेंगे। इस बीच कई अड़चने आई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। जनवरी 2021 को अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन को बीजेपी का टीका बता दिया। 28 मई 2021 को राहुल गांधी ने कहा कि देश में जिस गति से टीकाकरण हो रहा है, अगर यही गति चलती रही तो हम अपनी पूरी आबादी को मई 2024 तक टीका लगा पाएंगे। जुलाई 15 तो कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर भारत ने कीर्तिमान बनाया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। पीएम मोदी ने कई लोगों से वहां पर बातचीत की। वैक्सीनेशन सेंटर के पास खड़े गार्ड से भी पीएम ने बात की है। जरा हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा जैसे ही 100 करोड़ के पार हुआ, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए। एक कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक आरएमएल अस्पताल में रहे और हॉस्पिटल में मौजूद कई लोगों से बात की। पीएम मोदी के सामने ही बनारस के दिव्यांग अरुण राय को 100 करोड़वां डोज लगाया गया। फिर पीएम मोदी ने उनसे बात भी की है। तो आप तो स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन से कर दिया। ऐसा इसलिए कि जो स्कूल करता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था। मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाती बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई, मुझे भी लगवाना चाहिए। योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया। नहीं, आज का दिन सौभाग्यशाली दिन है कि मैं टीका लगवा रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी बगल में खड़े हैं। और सोचिए कितने भाग्यशाली थे आप, आज के दिन पहली बार आए होते। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम वैसे तो बेसिकली बनारस के रहने वाले हैं, बनारसी हैं। और बताइए, प्रधानमंत्री भी वहाँ के एमपी हैं। जी, उन्होंने यही कहा कि मुझे से नहीं सीखा, मैं भी वहाँ का वो सांसद हूँ और मैं मैंने पहला टीका लगाया। हमने कहा आप सीखा तो, लेकिन मैं सोच रहा था कि योगा कर रहा हूँ तो नहीं होता। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड से बातचीत की। बिहार के मधुबनी के रहने वाले प्रमोद कुमार से पीएम मोदी ने पहले हाल पूछा, फिर आगे की बात की। मेहनत करनी पड़ती है।
हाँ बहुत घर में लोग चिंता करते हैं छुट्टी ले लो घर वाले, लेकिन हम लोग को आर्थिक सेवा कराने की बोला कि आप लोगों ने डर नहीं लगा कोरोना काल में? डर नहीं लगा सर, बिल्कुल। जब आप आगे आ सकते हैं देश के लिए तो हम लोग क्यों नहीं आगे आ सकते हैं। और वो ये भी बोल रहे थे कि क्या तुम लोगों के परिवार वाले मना करते थे, लेकिन हम लोग अपनी जान का ना परवाह करके अपने सब कोऑर्डिनेट को भी साथ ले करके हमने पूरे कोरोना काल में यहाँ ड्यूटी किया और आज भी ड्यूटी कर रहा हूँ। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मोदी जैसे जैसे अस्पताल के अलग अलग हिस्से में जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। आगे उनकी मुलाकात हुई छवि से, जिसने पीएम मोदी को देशभक्ति गाना सुनाया। छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? यस। अच्छा, तो इतना देर से क्यों? गाना गाती। अच्छा, ये सुनाओ देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों जरा लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री ने आपसे बातचीत किया? यस। अच्छा लगा आपको? हाँ, उन्होंने मेरे से गाना भी सुना। कौन सा गाना सुने? मेरे वतन के लोगों। आप सुना के जरा हमें भी सुनाइए, 2 लाइन के लिए सुनाइए। मेरे वतन के लोगों जरा आंखों डालो पानी, तो शहीद हुए उनकी तो याद करो कुर्बानी। आपको पता था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आपसे मुलाकात करेंगे? यही आके पता चला हम लोगों को। आप इनकी मदर हैं? सो पता था आप लोगों को? नहीं, यही आके पता चला कि आज प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि हम बच्चे को वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे। लेकिन ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो गई, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। आपसे बातचीत की? जी। क्या बोले? उन्होंने इस बच्ची के बारे में पूछा कि आप इतनी देर से क्यों आए थे। मैंने कहा कि थोड़ा बीमार हो गई थी, इस वजह से वैक्सीन लगवाने में देर हो गई। और शायद वो देरी हमारे लिए बहुत अच्छी हुई कि आज हमें प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने का अवसर मिल गया। करीब 20 मिनट में पीएम मोदी ने 3 लोगों से बात की। हालचाल के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो कल का दिन बेहद खास था और ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को हमने आखिरकार छू ही लिया। लेकिन ये जो सफर था वो बहुत आसान नहीं था। इस सफर की शुरुआत से लेकर के अब तक, यानी कि 100 करोड़ के डोज तक के इस पूरे सफर को इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में कोरोना का आतंक था। एक अदृश्य वायरस, एक अनजानी बीमारी लोगों को मौत की नींद सुला रही थी। सड़कें सुनसान थी, शहर के शहर वीरान थे। दुनिया मानो थम सी रही थी। कोरोना नाम की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। ऐसे में जब हम और आप अपने घरों में बंद थे, तब देश के वैज्ञानिक दिन रात इस बीमारी को हराने के लिए लगे हुए थे। इसके रोकथाम के लिए तरीका तलाश रहे थे। 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने नेशनल वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया। केंद्र ने CSIR और ICMR की सहभागिता से मिशन की शुरुआत की। टास्क फोर्स को काम दिया ड्रग टेस्टिंग और वैक्सीन डेवलपमेंट। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कमेटी ने 3 जनवरी को 2 कंपनियों को वैक्सीन ट्रायल की अनुमति दी। सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार कोविशील्ड और भारत की स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल से ठीक पहले आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। कोरोना पहले ही भयावह रूप लेता जा रहा था। ऐसे में जल्द से जल्द वैक्सीन को बड़े स्तर पर लगाने की जरूरत थी। देश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य साफ था, कोरोना का सफाया, और वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से हो सकता था। लिहाजा कोविड वैक्सीनेशन अभियान के लिए 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों, 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेटर और 3,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन टीम सदस्यों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी गई। वैक्सीनेशन अभियान में कोई चूक न हो, इसके लिए 3 ड्राई रन हुए। इनमें 8 जनवरी 2021 को सबसे बड़ा ड्राई रन हुआ, जिसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 615 जिलों के करीब 5,000 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान का अभ्यास हुआ।
भारत ने 9 जनवरी 2021 को ऐलान किया कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। पहले दौर में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण का निर्णय हुआ, जो कोरोना वॉरियर्स बनकर पहले मोर्चे पर जंग लड़ रहे थे। इसके लिए कोविन वैक्सीनेशन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कोविन ऐप पर कोरोना वॉरियर्स के बाद नंबर आया फ्रंटलाइन वर्कर्स का। सरकार ने 1 फरवरी 2021 से ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण को मंजूरी दी। इनमें पुलिसकर्मी, सेना, आपात सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग और अन्य कर्मी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2021 को ऐलान किया कि 60 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारियों के शिकार 45 साल से ज्यादा आयु के लोग 1 मार्च से सरकारी या निजी केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीन लगवा सकेंगे। उस वक्त देश में सरकारी और निजी मिलाकर 30,000 वैक्सीनेशन सेंटर थे। केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि 1 मई 2021 से वैक्सीन का 50% कोटा वो खुद उपलब्ध कराएगी, बाकी 25% राज्य खुले बाजार से खरीद सकेंगे और इसी 25% में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकार की इस नीति की सुप्रीम कोर्ट ने तीखी आलोचना की। उसके बाद केंद्र सरकार नई टीकाकरण नीति को लेकर सामने आई, जिसमें केंद्र सरकार ने यह तय किया कि वैक्सीनेशन का पूरा खर्च वो उठाएगी। केंद्र ने तय किया कि 75% वैक्सीन वो खुद उपलब्ध कराएगी, बाकी के 25% वैक्सीन जो है वो निजी केंद्र खरीद सकेंगे। इस बीच कई अड़चनें आई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। जनवरी 2021 को अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन को बीजेपी का टीका बता दिया। 28 मई 2021 को राहुल गांधी ने कहा कि देश में जिस गति से टीकाकरण हो रहा है, अगर यही गति चलती रही तो हम अपनी पूरी आबादी को मई 2024 तक टीका लगा पाएंगे। जुलाई 15, 2021 को प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टीके की कमी हो जाए तो चलता है। वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां भी फैली। कई गांव में वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह के भ्रम भी फैलाए गए। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था गांव में वैक्सीनेशन अभियान चलाना। देश के कई सुदूर इलाकों में भी वैक्सीनेशन एक बड़ा चैलेंज बन गया था, लेकिन कोरोना वॉरियर्स ने इस फासले को भी कम कर दिया। नदी, नाले, पहाड़ सबको पार करते हुए देश के आखिरी गांव तक कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी की। सोलह जनवरी 2021 वो दिन था जब देश में कोरोना का पहला टीका लगाया गया और फिर आया 21 अक्टूबर 2021 का दिन, जब देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कीर्तिमान हासिल किया। ये सफर मुश्किल था, सफर में कई अड़चनें भी आई, लेकिन ये हिंदुस्तान ने ठान लिया था कि हर मुश्किल को पार करना है। 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जंग बाकी है। जब तक कोरोना को पूरी तरह से हरा नहीं देंगे, तब तक ये जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, कोरोना के खिलाफ कोई भी कामयाबी हेल्थ वर्कर्स का जिक्र किए बिना अधूरी है, फीकी है। कोरोना की दोनों लहर में और फिर वैक्सीनेशन की पूरी मुहिम में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने शानदार और बेजोड़ भूमिका निभाई है। जब देश वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का जश्न मना रहा था, तब कोविड के वक्त मेडिकल सिस्टम की चुनौती भरी यात्रा को भी समझना चाहिए। ये वो जश्न है जिसके लिए देश के हेल्थ वर्कर्स को जान तक जोखिम में डालना पड़ा। ये वो उत्सव है जिसके लिए लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, पत्थर खाने पड़े। इसे कामयाबी की बोलती तस्वीर कहते हैं। ये अदृश्य शत्रु से बिना डरे जूझने और जीतने का जश्न है। सौ करोड़ डोज की कामयाबी के मौके पर प्रधानमंत्री आरएमएल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के बीच थे। पीएम ने थम्स अप किया, मानो दिल से देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुक्रिया कह रहे हो। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां,
वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सही मायनों में 100 करोड़ वाली कामयाबी लाखों डॉक्टरों, नर्स और हेल्थ कर्मियों के नाम होनी चाहिए। ये वो योद्धा हैं जो बिना डरे, बिना रुके वायरस से लड़ते रहे, लोगों को बचाते रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के लाल किला से स्वास्थ्य कर्मियों के नाम एक गाना लॉन्च किया। मानो पूरे देश की तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स में रंगोली बनाकर 100 करोड़ कोरोना टीके लगाने का जश्न मनाया गया। देश के दूसरे अस्पतालों में भी नजारा कुछ ऐसा ही था। इस खास मौके पर कोरोना के कर्मवीरों को, सरहद के शूरवीर की सलामी को भी याद करना चाहिए। इसी साल 3 मई को अस्पतालों पर फूल बरसाए गए थे। वायुसेना ने पूरे देश में फ्लाई पास्ट कर डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को धन्यवाद दिया था, उनकी हौसला अफजाई की थी, अपने डॉक्टरों पर भरोसा जताया था। चाहे तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी क्या नहीं कर सकते। इसी जोश का नतीजा है कि आज हम कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत में ये नहीं हो सकता है से लेकर यह हम कर सकते हैं और ये होकर रहेगा का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन तमाम बाधाओं को और चुनौतियों को पार करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देशवासियों को यह एहसास दिलाया है कि अगर 130 करोड़ के देशवासी ठान लें तो भारत कदम कदम पर सफलता के नए अध्याय जोड़ सकता है। याद कीजिए, अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर जब लगभग पूरा देश वायरस की जकड़न में था, तब भी हमारे फ्रंटलाइन योद्धा अपने कर्तव्य के साथ मोर्चे पर डटे रहे। आईएमए का दावा है कि कोरोना की दोनों लहरों में 1600 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमण का शिकार हुए, जिनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स तो बीच में उनको कोविड हो जाता था, दोबारा वो ठीक होके 14 दिन बाद फिर से वो लोग ड्यूटी ज्वाइन करते थे, और उसमें से अगर कोई बीमार पड़ गया तो बाकियों की ड्यूटी आवर्स डबल ट्रिपल कई गुना बढ़ जाती थी। डॉक्टर, हर हेल्थ केयर वर्कर अपनी डर से आगे बढ़कर, क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर हम किसी मरते हुए को कैसे छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि जान का खतरा हमें भी है। इस जज्बे को लेकर हर डॉक्टर ने ये काम किया है। कई मौके ऐसे भी आए जब वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया, डॉक्टरों पर गुस्सा उतरा, कई डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, लेकिन इसके बावजूद हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स अपने कर्तव्य से नहीं डिगे। हमारे डॉक्टरों ने एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। वो वायरस से लड़े, वो लोगों के भ्रम से लड़े, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से लड़े, लड़ते रहे और खुद की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगी बचाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लेकिन अब सवाल ये भी है कि 100 करोड़ डोज के बाद हमारी जिंदगी में आखिर क्या बदलने वाला है, और उससे बड़ा सवाल तो ये है कि हम आखिर कब तक मास्क फ्री होने वाले हैं और बिंदास घूम पाएंगे। मास्क से मुक्ति पाने के लिए देश को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, वो भी आप देखिए। हिंदुस्तान ने 100 करोड़ का पड़ाव भले ही पार कर लिया है, लेकिन देश को अभी मास्क से आजादी मिलने में वक्त लगेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि देश की बड़ी आबादी को अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। दुनिया की करीब 50% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। वहीं भारत में 51% आबादी को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है। हालांकि पूरी तरह वैक्सीनेटेड आबादी के मामले में हम दुनिया के औसत से पीछे हैं। दुनिया की करीब 37% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं भारत में करीब 21% लोग ही पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो सके हैं। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी वैसे ही उन लोगों में प्रोटेक्शन रहेगी, सिवियरिटी ऑफ इलनेस, डेथ ड्यू टू कोविड वो कम होगा और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाएंगे। इसका ये मतलब कि हम वायरस को आगे फैलने नहीं देंगे, अपने केसेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो फिर हमारे जो कोविड का जो पैंडेमिक है उससे हम आस्ता आस्ता बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। दुनिया के जो देश मास्क फ्री हो चुके हैं, जहां मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, चीन, न्यूजीलैंड, हंगरी, इटली और सऊदी अरब शामिल। ब्रिटेन में 67% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुकी है। अमेरिका में 56, स्वीडन में 67, चीन में 71, न्यूजीलैंड में 57, हंगरी में 59, इटली में 70 और सऊदी अरब की 58% आबादी को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग चुके हैं। मतलब ये कि मास्क से मुक्ति उन्हीं देशों को मिली है जिनकी कम से कम 50% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। भारत इस मामले में अभी बहुत पीछे है क्योंकि हम अब तक अपनी 21% आबादी को ही पूरी तरह से वैक्सीन लगा पाए हैं। बच्चों को अभी वैक्सीन दी ही नहीं जा सकी है। एक तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये वैक्सीन सेफ है। दूसरी, अब डोजेस जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए डोजेस भी आ रहे हैं, जैसे कई नई वैक्सीन भी हमारे यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ महीनों में हमारे पास वैक्सीन भी ज्यादा होंगी, लोगों में उत्साह भी ज्यादा होगा और हम जल्दी से जल्दी अपना दूसरा टारगेट है सारे लोगों को जो है इस साल के एंड तक एक डोज तो पूरे अडल्ट पॉपुलेशन को लग पाएगा। जाहिर है मास्क से मुक्ति पाने के लिए हमें अभी इंतजार और करना होगा। जब तक भारत की 70% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक मास्क फ्री होना या लापरवाही करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिन देशों में मास्क से छूट दी गई, वहाँ जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में काफी कम है। ऐसे में भारत को पहले 70% आबादी को पूरी तरह से संजीवनी लगाने पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो वैक्सीन को लेकर के एक सिद्धांत मशहूर है, जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है उस वक्त तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। यानी कि वैक्सीन का कवच हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और 21 अक्टूबर 2021 का दिन भले ही इतिहास में दर्ज हो गया हो, लेकिन लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। भारत कोरोना वैक्सीनेशन की जंग में अब एक लंबी छलांग लगा चुका है, लेकिन जब देश 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के जश्न में डूबा है, तब भी प्रधानमंत्री का ये नारा उतना ही मौजूद है। मैं पहले कहता था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा दवाई भी और कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। बेशक 100 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज बड़ी कामयाबी है, लेकिन पीएम की ये चेतावनी अब भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीन डोज में पहला डोज लगाने वाले 70 करोड़ हैं, जबकि वैक्सीन के दोनों डोजेस लगवाने वालों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। यानी संपूर्ण वैक्सीनेशन की लड़ाई अभी बाकी है और ये जंग कहीं बड़ी और चुनौतीपूर्ण है। सरकार ने दिसंबर 31 तक वयस्कों को संपूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। अगर इसे पूरा करना है तो 90 करोड़ वयस्क को दोनों डोजेस लगाने के लिए 80 करोड़ खुराक और चाहिए। पिछले 7 दिन में 38 लाख के करीब वैक्सीन की खुराक दी गई। रफ्तार यही रही तो सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने में अगले 210 दिन और चाहिए। अगर हर दिन 75 लाख खुराक दी जाएगी तो अगले 107 दिन में वयस्कों को संपूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होगा। यानी देश के 90 करोड़ वयस्कों की संपूर्ण वैक्सीनेशन को दिसंबर तक पूरा करने में वैक्सीनेशन की स्पीड कई गुना बढ़ानी होगी। इतने बड़े देश में 94 करोड़ वयस्क हैं
और ये टीकाकरण अभी वयस्कों का टीकाकरण है, जैसे आप जानते हैं 2 डोज लगानी है। ये काम अभी और करना है। 100 करोड़ एक मुकाम है, लेकिन अभी और मुकाम भी हमने अचीव करने हैं। लास्ट माइल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी क्लाइंब टफ हो जाती है और हम वो वाली फेज़ में हैं, क्योंकि बहुत जिनको रीच जल्दी थी वो आ गए, लेकिन जो रह गए हैं उनको भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं और यही काम सरकार अब आगे बढ़ाएगी सिस्टमैटिकली। लेकिन इसमें बाकियों की भागीदारी, समाज की भागीदारी भी बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चुनौती 18 साल के नीचे की करीब 40 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगाना है। इस आबादी के लिए वैक्सीन अब भी पाइपलाइन में है। बच्चों